अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का हुआ है एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पार्ट सेकंड है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था ब्रिटेन वुड सिस्टम कैसे एंड हुआ था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आज भी एग्जिस्ट हैं, तो लेकिन उसमें चेंजेस आ गए। उनका जो रोल था, उनकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई। तो उस सेंस में हम बोलते हैं एंड ऑफ ब्रिटेन वुड हो गया कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था वो रिप्लेस हो गया। वहाँ पे उन्होंने किया था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो एक पार्ट मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड जो है वो मैंने बताया था। तो इसके बाद हम देखते हैं तो बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो किस सेंस में ये हो गया था, तो वही हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आइए इसमें क्या होता है एक्चुअली कि राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। यहाँ तक हमने जो पढ़ा था कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो था, इनका जो रोल है वो कम हो गया था, उसमें चेंजेस आ गए थे। अब उन्होंने डेवलपिंग नेशंस को बताया दैट दे विल बारो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो नतीजा उससे क्या निकला कि पीरियडिक इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, लोअर इनकम वहाँ पे हो रहे थे और पॉवर्टी आई थी, जैसे कि 1992 में इंडिया की अगर हम बात करें। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, इट बेनिफिटेड टू द ओनली इंडस्ट्रियल नेशन वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज। तो वहीं पे हम देखते हैं कि कुछ समय चेंज गुजरने के साथ ही विद द पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे हम देखते हैं राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड फ्रॉम मिड 1970s टू 1990s। वाई, ऐसा क्यों हुआ था ये? तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ज़्यादातर बेनिफिट वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस को मिल रहा था और डेवलपिंग कंट्रीज़ की हालात ख़राब हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड नेशंस थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो बढ़ने लगे थे। कब? 1970 से लेकर 1990 तक हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज थे वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी थी। तो ये कैसे हुआ था? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हर चीज़ का एडवांटेज जो है वेस्टर्न कंट्रीज को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज भी अब वेस्टर्न कंट्रीज को मिल रहा था कि जो वहाँ पे हम देखते हैं वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस थे। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती हैं। ऐसा क्यों हुआ था वहाँ पे 1970 से लेकर 1990 तक? इन 15 ईयर्स में क्या हुआ था? जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था उसके अंदर हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते जा रहे थे। उसका वजह क्या था, उसका कारण क्या था, वो हम देख रहे हैं। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू लो वेज एशियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली चाइना एंड वाई। तो ये मैंने लिखा था यहाँ पे कि जो एमएनसीज ने शिफ्ट किया था प्रोडक्शन को लो वेज एशियन कंट्रीज में। तो अब देखिए पहले एमएनसीज क्या होते हैं। तो जो एमएनसीज होते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम। तो ये उनको हम एमएनसीज कहते हैं। गोया के जो एमएनसीज हैं ये ऐसी कंपनीज हैं, सपोज जो यूएस में भी ऑपरेट करता हो, जो चाइना में भी ऑपरेट करते हैं और जो ब्रिटेन में भी ऑपरेट करते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल दे सकते हैं गूगल की। ये अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट होता है। तो एमएनसीज आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज कहाँ पे शिफ्ट की थी? इन एमएनसीज ने अपनी इंडस्ट्रीज कहाँ पे शिफ्ट की थी? लो वेजेस एशियन कंट्रीज में उन्होंने अपनी
इंडस्ट्रीज शिफ्ट की थी। उसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे चाइना भी लिखा है, वो भी मैं बताऊंगा कि अब अगर इंडिया की बात करें, ये भी एशियन कंट्री है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कि वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे आता है पॉपुलेशन के लिहाज से। तो जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लोग जो हैं काम करने के लिए तैयार हैं कि आप देख सकते हो कि आप हमें काम दीजिए। कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं बाद में कि जब जॉब्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि वो लोग बाद में कम पैसों पर काम करने के लिए तैयार होता है। तो वही पे अगर हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को पता होता है कि अगर हम काम पे जाएंगे तो हमें अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा भी नहीं होते हैं। तो जो ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रीज़ होती हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे जो एमएनसीज़ हैं उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया था अपनी प्लांट खोलने की। वहाँ पे उन्होंने अपने प्लांट्स खोल दिए, इंडस्ट्रीज सेटअप किए थे। तो लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इस तरह से जो एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोग कम पैसे पे भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि लो वेज एशियन कंट्रीज, लो वेज एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं होती हैं इन कंट्रीज में, एम्प्लॉयमेंट नहीं होते हैं, तो लोगों को जितना पैसे आप दोगे उतने में वो काम करेंगे। तो एमएनसीज को समझ में आ गया कि अगर हम यूएस में फैक्ट्रीज लगाएंगे तो यूएस के जो लोग हैं उनको हायर करेंगे, तो बाद में हमें इनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इनका वेजेस हाई रखना पड़ेगा, इनकी सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी और हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो एमएनसीज ने क्या सोचा कि यूएस छोड़ दो, कि हम अपनी जो फैक्ट्री है या जो प्लांट हैं कहाँ लगाएंगे, लो वेज एशियन कंट्रीज में। कि चलो अब भाई इंडिया जाएंगे, वहाँ पे प्लांट लगाएंगे, वहाँ पे बिहारी हैं कम रेट पे काम करने के लिए आएंगे, या चाइना में लगाएंगे तो चाइना में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे भी लोग कम वेज में काम करने के लिए आएंगे। ताकि क्या होगा कि हमें सस्ते लेबर मिलेगा, सस्ते वर्कर्स मिलेंगे और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इससे हम क्या कहते हैं, तो एमएनसीज जो हैं, एमएनसीज ने इस आइडियोलॉजी के साथ में जो एमएनसीज हैं, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने लो वेज एशियन कंट्रीज में आना स्टार्ट कर दिया था। कि जो मैंने ऊपर लिखा था कि एमएनसी शिफ्टिंग टू लो वेज कंट्रीज, अभी आपको समझ में आया। और जो मैंने लिखा था राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, वो इसी के कारण बढ़ने लगे जब एमएनसीज ने अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट किया, अपने प्लांट्स को शिफ्ट किया था लो वेज एशियन कंट्रीज में। अब उन्होंने फैक्ट्रीज शिफ्ट की थी। अब वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ऐसे नहीं हैं कि वो भी जाएंगे, चल हम भी जाएंगे एशियन कंट्रीज में वहाँ पे काम करेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की अगर बात करें तो कंपेयर वो कहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के जो कंपनीज हैं कहाँ आ गए, वो लो वेज एशियन कंट्रीज में आ गए। अब तो सारे इंडस्ट्रीज कहाँ पे आ रही हैं, सपोज चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, तो इन वहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जब ये कंट्रीज शिफ्ट हो गई। तो ठीक है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग जो है वो यहाँ पे आएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज ने भी ऐसा क्यों किया था, एमएनसीज ने भी शिफ्ट क्यों किया था, उन्होंने भी अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए ये स्टेप्स उठाए थे, जिसके नतीजे से हम देखते हैं कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी।
एमएनसीज जो थे तो सारे एमएनसीज ने लो वेज एशियन कंट्रीज में अपने प्लांट्स लगा दिए थे। अब लो वेज एशियन कंट्रीज में प्लांट्स लगाए गए तो यहाँ के लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। तो कहाँ पे, जो लो वेज एशियन कंट्रीज हैं। अलबत्ता जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या हो जाएगा, वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं चाइना भी मैंने लिखा था, ये भी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी, है, आज भी है ये वर्ल्ड में। तो चाइना इसलिए यहाँ के जो एमएनसीज आ गए ताकि उनको सस्ता लेबर मिलेगा। अब सस्ता जो लेबर मिलेगा तो इतना आसान नहीं है कि क्या चाइना ने हमेशा अपनी इकॉनमी को ओपन रखी है। नहीं, हमेशा से ही, बिगनिंग से ही चाइना ने अपनी इकॉनमी को ओपन नहीं रखी थी। उनकी जो इकॉनमी थी वो क्लोज थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड जो था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक जो था वो यूएस था, यूएस ब्लॉक था, और दूसरा जो था वो सोवियत यूनियन था। वो कहानी मैंने आपको बताई थी कि सोवियत यूनियन जो था उन्होंने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को। तो इस आइडियोलॉजी को चाइना भी सपोर्ट कर रहा था। तो 1949 में जब चाइनीज रेवोल्यूशन आया था, माओ जेडंग, तो वहाँ की जो लीडर जो था तो उसने अपने अंडर सब कुछ लिया था, सारी चीजें। और इसके बाद में वहाँ पे क्या हुआ था कि चाइना जो है एक क्लोज्ड इकॉनमी रहता था 1970s तक। वो अपनी इकॉनमी को ओपन नहीं करता था ताकि दूसरे लोग न आएंगे वहाँ पे। लेकिन चाइना ने बाद में क्या किया था, जब हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया था तो चाइना ने भी अपनी पॉलिसीज को लिबरल करना स्टार्ट किया था। वो अपनी इकॉनमी को ओपन करने लगा था। तो चाइना ने अपनी इकॉनमी को फाइनली ओपन किया था, जो कि मैंने आपको बताई थी, स्टोरी ऑफ चाइना सोवियत यूनियन। ये लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये भी मैं बताऊंगा कि अब किस तरह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने के बाद में, या फिर कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन जब कमजोर होता था तो चाइना ने जैसे अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया, तो इसके चलते क्या हो गया कि चाइना में क्या था, बहुत पोटेंशियल था, चाइना में पॉपुलेशन थी, बहुत लेबर्स थे। तो जब बहुत सारे लेबर्स अवेलेबल होते थे तो एमएनसीज ने चाइना में जाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि चाइना में जो है लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी जो इनकी थी, इसकी वजह से एमएनसीज ने वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। तो चाइनीज इकॉनमी की अगर आप बात करें, चाइनीज इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है वो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, सस्ते में लेबर्स मिल जाते थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छे थे। तो इसलिए इसके चलते आप देखते हैं कि चाइना इंडस्ट्रीज में इतनी ग्रो कर दिया, चाइना में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गए। आप देखते हो कि चाइना के जो टॉयज आ रहे हैं या टीवीज आ रहे हैं, सेल फोन्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारे जो गुड्स हैं आज भी चाइना से आ रहे हैं। तो वो आपको पता होगा, क्योंकि चाइना ने अपनी कंट्री में बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखे थे। जो एमएनसीज वहाँ पे चले गए थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे लगाए थे। तो वजह यही है कि जो एमएनसीज हैं कि वो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और अपना कॉस्ट कम करने के लिए वहाँ पे प्लांट्स लगा रहे थे चाइना में। और इसके ज़रिए से हम देखते हैं कि चाइना में जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ गए, कि मैंने जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था वाई, तो ऐसा क्यों है कि वो भी हम बता देंगे। जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था, वो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुआ था वेस्टर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, वो क्यों हुआ था। अब इसका आंसर हम यही देखते हैं कि जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस हम देखते हैं कि ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं कि जो
ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन थे, या उसके बाद हम देख रहे हैं एंड हुआ था ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, और उसके साथ हम देख रहे हैं बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्या है? ये यही प्रोसेस है कि अब डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज आपस में जुड़ रहे हैं। वो कैसे जुड़ रहे हैं? एमएनसीज अब डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। या हम देखते हैं कि वो प्लांट भी यहाँ पे सेटअप करते हैं इंडिया में। तो जैसे हम देखते हैं एप्पल प्लांट है या अमेजोन प्लांट जो है वो यहाँ पे सेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, वो आपस में इंटरएक्टेड हो गए, इंटरकनेक्टेड हो गए। तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको ग्लोबलाइजेशन बताया था। कि उसके साथ ही हम देखते हैं कि रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो रिलोकेशन, एक तो होते हैं लोकेशन, भाई लोकेशन कहाँ है, ये इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेट हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज स्टिमुलेटेड द वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। कि जो रिलोकेशन हुई थी इंडस्ट्रीज का, इससे क्या हुआ था? स्टिमुलेट हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड जो है ये स्टिमुलेट हो गया था, फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा था। अब पहले देखते हैं रिलोकेट ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होता है। रिलोकेट ऑफ इंडस्ट्री जो है एक कंट्री से उठा के दूसरे कंट्रीज में ले जाना, इंडस्ट्रीज को एक कंट्री से उठा के दूसरे कंट्रीज में ले जाना। तो उससे क्या हुआ था? उससे वर्ल्ड ट्रेड स्टिमुलेट हो रहा था। अब ये रिलोकेशन से पहले जो हम देखते हैं फ्लो ऑफ कैपिटल या कैपिटल फ्लो हो रहा था, या रिलोकेशन कहाँ पे हो रहा था? इंडिया में, बांग्लादेश में। ये जो हम देख रहे हैं फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा था। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रिलोकेशन से क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ब्रिटेन और वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले आया था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ पे आ गया? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अब इंडिया में आ गया, ब्राजील में आ गया, चाइना में आ गया, अपनी ऐसी कंट्रीज में आया जहां एक टाइम जिनको हम कहते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये जो कंट्रीज थे ये काफी पीछे थे, जो लो वेज कंट्रीज थे, एशियन कंट्रीज थे, ये काफी पीछे थे क्योंकि ये कॉलोनाइजर थे। अब इन कंट्रीज को भी मौका आ गया कि ये क्या कहते हैं कि इट स्टिमुलेटेड द वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो जो हो रहा था। तो वर्ल्ड ट्रेड अब हो रहा था रियल सेंस में, अब वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था कि कैपिटल फ्लो हो रहा था। अब वेस्टर्न कंट्रीज से क्या हो रहा था? जो एशियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर ये एशियन कंट्रीज में आ गए। तो लोग जो हैं अब आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, कंपनीज जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, वो इंटर रिलेटेड हो गए, इकोनॉमीज भी इंटर रिलेटेड हो गए। तो इस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जो मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया था, एंड ऑफ ब्रेटन वुड कैसे हुआ था और बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन के रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जब चेंज हो गया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ था इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में 1970 से लेकर 1990 मिड 1900 गोया कि 15 ईयर्स में। वो इसका कारण यही था कि एमएनसीज ने शिफ्ट किया था अपना प्रोडक्शन करना कहाँ पे? लो वेज एशियन कंट्रीज में, जहाँ पे उनको सस्ते लेबर्स वगैरह मिल रहे थे। तो वहाँ पे लो कास्ट स्ट्रक्चर भी था। तो यही कारण है कि चाइना के जो गुड्स हम आज देख रहे हैं कि हम अक्सर लोग बोलते हैं कि ये खराब होंगे, वो बात नहीं है। वहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, लो कास्ट स्ट्रक्चर जो है एमएनसीज को वहाँ पे मिला, तब जाके हम देखते हैं आज हमारे पास जो चाइनीज के जो गुड्स आ रहे हैं, सेलफोन्स आ रहे हैं, वो लो कास्ट में आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रिलोकेट प्रोडक्शन टू एशियन कंट्रीज, ये क्या था? उसमें आपको पहले लिखना है एमएनसीज क्या थे। तो एमएनसीज आर द कंपनीज दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम, है ना। तो एमएनसीज बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन टू लो वेज कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। Wages were relatively low in countries like China, India, Brazil या Bangladesh. Thus, these countries became attractive destinations for investment by foreign MNCs competing to capture world market. यही कारण था। The low cost structure जो मैं अभी पढ़ा रहा था of these economies
enabled mass production. अब इन जो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर की वजह से हम देख रहे थे वहां पे मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा था, तो इट बेनिफिटेड द एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को भी बेनिफिट मिल गया। कैसे? बाय इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एशियन कंट्रीज में इंक्रीज हुआ था एम्प्लॉयमेंट में, एंड क्विक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो बाद में हम देखते हैं जो इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो इसको आप ऐसे ही जवाब लिखना जो कि मैंने भी अभी पढ़ाया था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके साथ ही ये जो चैप्टर है ये खत्म हुआ था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।